तो बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो किया उसे पीढ़ी परिवर्तन कहा जाए या जातियों का कीर्तन कहा जाए या उसे दो नेताओं से पिंड छुड़ाने की मोदी की मुहिम के रूप में लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। जनरेशनल चेंज, पीढ़ी परिवर्तन, ऐसा सब कह रहे हैं। गोदी मोदी मीडिया खास तौर से ये मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, जो छत्तीसगढ़ में, जो राजस्थान में, जो मध्य प्रदेश में आला कमान ने नए मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइमर मुख्यमंत्री और जवान मुख्यमंत्री, पुराने नेताओं को दरकिनार करके नए चेहरों को मौका देना, ना केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि उप मुख्यमंत्री के रूप में, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? मध्य प्रदेश को देखें तो ऐसा नहीं लगता। 64 साल के हैं शिवराज सिंह चौहान, पीढ़ी परिवर्तन कर रहे हैं और उनकी जगह किसको ला रहे हैं? मोहन यादव को, जिनकी उम्र 58 साल है। 6 साल का फर्क है। 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनकी उम्र 46-47 साल हुआ करती थी। यानी पीढ़ी परिवर्तन तो उस समय बेहतर ढंग से हो रहा था। कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर आ रहा है कि साहब 64 साल के शिवराज, 70 साल की वसुंधरा, 71 साल के डॉक्टर रमन सिंह, इनको हटा कौन रहा है पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर? 73 साल के नरेंद्र मोदी। तो ये किस तरह का पीढ़ी परिवर्तन है? पीढ़ी परिवर्तन है या फिर हृदय परिवर्तन है पुराने नेताओं को लेकर? हृदय परिवर्तन इन्वर्टेड कोमास में। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों संघनिष्ठ हैं। संघ, इसका मतलब यह नहीं है कि संघ के कहने पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या संघ का दबाव काम कर रहा है या मोदी जी को संघ की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उनको लग रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में उनकी सीटें इधर उधर कम हो सकती हैं। तो संघ अगर साथ लगे, संघ के अनुसार चलें, संघ का कार्यकर्ता साथ लगे तो बेड़ा पार किया जा सकता है। क्योंकि मोदी जी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, 65 में से 62 सीटें जीते थे। इस बार 2-3 सीटें भी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या वजह है कि इसलिए ये बातें की जा रही हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि संघनिष्ठ लोग इसलिए लिए जाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, वो वफादार रहते हैं, वो पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पित रहते हैं, वो उग्र हिंदुत्व का भाव उनमें निहित रहता है, उनके खून में होता है। तो पार्टी की लाइन को फॉलो करना, आला कमान के लाइन को बिना निर्देश आए ही फॉलो करना उनकी एक तरह से स्पेशलिटी हो जाती है, विशेषज्ञता हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स देखी जानी चाहिए। ये चुनाव के नतीजे आए, तीनों जगह बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस हारी। लेकिन कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ, कुछ जगह राजस्थान में तो पिछली बार के मुकाबले बढ़ ही गया। तो क्या आला कमान बीजेपी को चिंता सता रही है कि बाइपोलर इलेक्शन हुआ, जिसमें एक तरफ एनडीए हुआ, दूसरी तरफ इंडिया हुआ, तो ऐसे में तो और ज्यादा बाइपोलर हो जाएगा। तो ऐसे में तो बीजेपी का वोट बैंक का विस्तार इन 3 राज्यों में कहां से हुआ? फ्लोटिंग वोटर से हुआ, कुछ युवा वोटर से हुआ। जैसे राजस्थान में सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 18 से 25 साल के वोटर जितने थे उनका 40% वोट बीजेपी के झोली में गिरा। और साथ ही साथ किससे हुआ? फ्लोटिंग वोटर से और छोटी पार्टियों के वोटर से। तो बीजेपी क्या अब स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर ऐसा नए नेता पैदा करना चाहती है, नए नेतृत्व को सामने लाना चाहती है जो इस जातिगत समीकरण को साध सके और इस फ्लोटिंग वोटर को कब्जे में कर सके, थोड़ा सा उन पर प्रभाव डाल सके नेपन के कारण। इसलिए ये सारी स्ट्रेटेजी आजमाई जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग तो है ही। देखिए, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो एक उप मुख्यमंत्री भी सवर्ण जाति का है, एक उप मुख्यमंत्री दलित जाति का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री आदिवासी है, तो एक उप मुख्यमंत्री सवर्ण जाति का है, एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी का है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री है तो एक दलित और एक ब्राह्मण वहां पर उप मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से गुलदस्ता सजाया गया है, जातियों का गुलदस्ता, जातियों का कीर्तन कराया जा रहा है
ताकि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जा सके, हिंदू वोट बैंक को, और उसमें थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश पैदा की जा सके। बाकी लोगों को, आला कमान को लग रहा है कि मोदी का चेहरा प्रीमियम वोट लोकसभा चुनाव में जितवा ही देता है, दिला ही देता है। लेकिन सिर्फ मोदी का चेहरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और लाभार्थी, इतने भर से का काम चल जाएगा लोकसभा चुनाव में जब मुकाबला 1 to 1 होगा। नहीं चलेगा, तो इसमें विस्तार देने की जरूरत है। काम चल भी सकता है, लेकिन अगर नहीं चला, सीटें कम आई, देखिए बीजेपी नंबर 1 होगी, एनडीए नंबर 1 होगा 2024 में, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इसके लिए सीटों की संख्या, कुछ लोग कह रहे हैं 225 से नीचे आई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 230 से नीचे आई तो नहीं बन पाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 200 तक भी सीटें आई तो भी मोदी जी जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। और ये मैनेज करने की दिशा में संघ को खुश करना, मैनेज करने की दिशा में नए नेतृत्व को राज्यों में उभारना, मैनेज करने की दिशा में पुराने लोग जो कि टक्कर दे सकते थे या प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो सकते थे, उन सबको पहले से ही बाहर कर देना। ये सब एक सियासी साजिश का हिस्सा है? ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, जो अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से। देखिए, अभी तक बीजेपी को 4 जगह से टैलेंट मिलता रहेगा, यानी नेता मिलते रहे हैं। एक बीजेपी का खुद का कैडर है, जहां से नेता तैयार होते हैं। दूसरा पैराशूट नेता हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा आए पार्टी में, अब मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे बहुत सारे नेताओं की लिस्ट गिनाई जा सकती है। तीसरा, इसमें नौकरशाही, अफसरशाही, आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस और दूसरी जमात से, जैसे हरदीप पुरी हैं, जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं, जैसे मनोज सिन्हा थे, राकेश सिंह होते थे, इतने सारे नेता हैं यहां से जो आए हुए। और चौथा टैलेंट बचता है संघ का टैलेंट, जिसका इस्तेमाल बीजेपी कभी करती है कभी नहीं करती, और अब ज्यादा तेजी से करने लगी है। तीनों राज्यों में संघ का जो टैलेंट का पूल है, वहां से टैलेंट को, प्रतिभाओं को उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? क्योंकि ये कमिटेड वोटर है, ये कमिटेड नेता हैं, ये सर झुकाकर काम करने वाले नेता हैं, ये पार्टी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। ये अगर असफल हो गए तो भी, या इनको प्रलोभन मिल गया तो भी, ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। असफल हो गए तो इनको हटाना आसान है और इनको रिप्लेस करना आसान है। फिर भी ये संघ में बने रहेंगे, पार्टी में बने रहेंगे, संगठन में बने रहेंगे और सर झुकाकर काम करते रहेंगे। अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है, इसलिए अनुशासनहीनता बोल दिया ना, अनुशासन प्रिय बहुत है, पूरे तरह से अनुशासन में रहने वाले हैं। तो इसलिए भी मोदी जी ने तरजीह इन लोगों को दी। एक ये प्रयोग कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ अपनी बड़ी करनी है। कांग्रेस की एक तरफ बेंच स्ट्रेंथ बहुत होती थी कि एक नेता को रिप्लेस करने वाले 4 नेता होते थे। आजकल बेंच स्ट्रेंथ कांग्रेस की कम हुई है और बीजेपी की बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती थी। 2014 के बाद से आपने एक पूल बनाना शुरू किया है। मोदी जी ने बेंच स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि 10-15 साल आगे भी पार्टी रेलेवेंट बनी रहे, और चाहे राजनीति के कितनी भी मोड़ या झंझावातों से उसको गुजरना पड़े। एक ये प्रयोग है, कि एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इनको दांव पर लगा दिया है। फर्स्ट टाइमरों को तो खास तौर पर दांव पर लगा दिया है। जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट सफल हो, क्योंकि इनको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। उसमें आपका संगठन में किया हुआ काम आता है, लेकिन अफसरशाही से जूझना और मंत्रालय चलाना और मंत्रियों को लेकर साथ चलना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत भारी काम हो जाता है। विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष को गाली देना, आलोचना करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, झंडे उठा लेना, पोस्टरबाजी करना, विधानसभा में वेल में कूद पड़ना बहुत आसान काम है। लेकिन जब आप सदन में रहते हैं, सरकार में रहते हैं, ट्रेजरी बेंचेस में रहते हैं, तो आपको उन्हीं सवालों से जूझना पड़ता है जो आप विपक्ष में रहकर उठाते रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। और दूसरा है कि एक राजनीतिक दांव तो मोदी जी ने खेला ही है। शिवराज सिंह चौहान का दर्द धीरे धीरे छलक रहा है। वसुंधरा राजे भी अपने भाव को छुपा नहीं पा रही हैं। तो 2024 में कुछ भितरघात की आशंका है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मानकर चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जिसकी वो भरपाई करने की स्थिति में नहीं होंगे। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या मंजर रहेगा,
ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।